हूं आपके साथ रिया डंगवाल। यूपी उपचुनाव के लिए सीएम योगी ने अपने 30 मंत्रियों की कमेटी बनाई थी, लेकिन अब ये जिम्मेदारी संगठन के टॉप 5 नेता संभालेंगे। उत्तर प्रदेश में 10 विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव की जीत का जिम्मा बीजेपी की कोर कमेटी ने संभाल लिया है। मुख्यमंत्री आवास पर हुई बैठक में तय किया गया है कि संगठन और सरकार दोनों मिलकर उपचुनाव के जीत की इबारत लिखेंगे। सीएम योगी आदित्यनाथ, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी और महामंत्री संगठन को 2-2 सीटों का टास्क दिया गया है। बीजेपी के टॉप 5 नेता खुद उपचुनाव का मोर्चा संभालेंगे, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि योगी, केशव पाठक और चौधरी और धर्मपाल में सबसे चुनौती वाली सीट किसे सौंपी गई है। सपा के 4 विधायकों के सांसद और 1 विधायक को सजा होने के चलते 5 सीटें खाली हुई हैं, तो वहीं बीजेपी कोटे के 3 विधायकों के सांसद बनने के चलते खाली हुई हैं। इसके साथ साथ 1 सीट आरएलडी के विधायक के सांसद बनने, तो 1 सीट निषाद पार्टी के विधायक के बीजेपी से सांसद चुने जाने के बाद खाली हुई है। इस तरह 5 सीटें सपा कोटे की है, तो 5 सीटें बीजेपी नेतृत्व वाले एनडीए के खाते की है। ऐसे में समझा जा सकता है कि उपचुनाव कितना अहम माना जा रहा है, तो किस दिग्गज को मिली क्या कुछ जिम्मेदारियां हैं और यूपी की सियासत पर 10 सीटों का यह चैलेंज क्या असर डालेगा, आज इसी पर चर्चा करेंगे। पहले एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। तो यूपी में आखिरकार बीजेपी के घर के भीतर फिर से नई सियासी जंग का आगाज हो गया है। इस बार ये जंग आपसी जंग नहीं, बल्कि उपचुनाव में दांव पर लगी साख के साथ पार्टी के भीतर अपनी खुद की अहमियत और सियासी कद को साबित करने की चुनौती से जुड़ी है। और ऐसे में उपचुनाव आते आते राजनीतिक गलियारों में मचे सारे बवंडर शांत कर अब बीजेपी संगठन और सरकार हम साथ साथ है वाला राग गुनगुना रहे हैं। जी हाँ, इस नई तस्वीर से जितनी हैरानी यूपी की जनता को हो रही है, उससे कहीं ज्यादा विपक्षी खेमे में हलचल तय है, क्योंकि अखिलेश के मानसून ऑफर खेल से पहले ही एक बार फिर सीएम योगी आदित्यनाथ और बीजेपी आलाकमान ने खेला कर दिया। दरअसल हमेशा की तरह चुनावी मोड में रहने वाली बीजेपी ने यूपी उपचुनाव से पहले ही सीएम और डिप्टी सीएम के बीच सारी तल्खियों को दूर कर चुनावी मिशन पर चढ़ाई कर दी है, जिसके बाद सीएम योगी ने कमान संभालते हुए सरकार और संगठन के बीच तालमेल बिछा 2-2 सीटों की जिम्मेदारी सबके नाम कर दी। लोकसभा चुनाव के बाद सपा के लिए जैकपॉट बनी और बीजेपी के लिए फजीहत का कारण बनी अयोध्या की मिल्कीपुर सीट पर सीएम योगी खुद मोर्चे पर डटेंगे। अखिलेश के चहेते अवधेश प्रसाद के सांसद बनने के बाद ये सीट खाली है, जिस पर बीजेपी और सपा दोनों ही अपनी साख और नाक की लड़ाई लड़ते नजर आने वाले हैं। साथ ही अंबेडकर नगर की कटेहरी सीट पर भी मजबूती के चलते अयोध्या दौरे की शुरुआत भी सीएम योगी कर चुके हैं। तो वहीं दूसरी तरफ डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य को फूलपुर और मजवा की जिम्मेदारी दी गई, जिन पर कमल खिलाना डिप्टी सीएम की जिम्मेदारी हो। तो वहीं डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक के खाते में आई है सीसामऊ और करहल की सीट। सपा के पाले से इन सीटों को खींच कर लाने का कमाल डिप्टी सीएम को करना है, क्योंकि अखिलेश की करहल और कानपुर की सीसामऊ सीट बीजेपी के लिए हमेशा से बड़ी चुनौती रही। तो भारतीय जनता पार्टी ने उपचुनाव के रण को लेकर तैयारियां तेज कर दी है। ऐसे में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बीजेपी के टॉप 5 नेताओं पर यह जिम्मेदारी जो है सौंप दी है। हालांकि अब आखिर किस तरह से ये नेता साख और नाक की लड़ाई लड़ते हैं, किस तरह से किस सीट पर किसको जीत मिलती है और आखिर किस तरह से ये 10 सीटों का जो उपचुनाव का रण है ये किस तरह से उत्तर प्रदेश की फिजा सेट करता है, उस पर सभी की निगाहें रहेंगी। आज इसी पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ खास मेहमान जुड़ गए हैं, परिचय मैं करवा देती हूं। हमारे साथ बीजेपी से नेता शांत प्रकाश जाटव जी जुड़ गए हैं और समाजवादी पार्टी से नेता मोहम्मद शाफीन कुरैशी जी जुड़ गए हैं। आप दोनों का ही बहुत बहुत स्वागत है। कांग्रेस से भी हमारे साथ जुड़ गए हैं कांग्रेस प्रवक्ता डॉक्टर एचएन उपाध्याय जी। आप तीनों का ही स्वागत है। सबसे पहले जाटव जी आपके पास आऊंगी। संगठन और सरकार के बीच जो कलह दिख रही थी वो अब फिलहाल कम होती या जो दूरियां थी वो कम होती अब नजर आ रही है।
अब एक्शन प्लान तैयार हो गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जो टॉप 5 चेहरे हैं, चाहे केशव प्रसाद मौर्य हो, खुद सीएम योगी आदित्यनाथ हो, ब्रिजेश पाठक हो, या फिर जिस तरह से भूपेंद्र सिंह चौधरी हो, सभी को 2-2 सीटों की जिम्मेदारी बांट दी है। क्या माना जाए, अब नए एक्शन प्लान के साथ बीजेपी वापस इस चुनाव में वापसी करेगी, या फिर ये सीटों का जो बंटवारा हुआ है, जो जिम्मेदारी बांटी गई है, वो इसलिए कि इंडिविजुअल परफॉर्मेंस भी नेताओं का देखा जा सके, दिग्गजों का देखा जा सके? देखिए, जिस तरीके से अभी हम लोकसभा चुनाव के बाद तमाम तरीके की अटकलें उत्तर प्रदेश के संदर्भ में कही जा रही थी। आप जो उस वक्त हम टीवी डिबेट पर होते थे तो मैंने कहा कि ऐसा कुछ नहीं है, पत्ता भी नहीं हिलने वाला, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का जो टीम वर्क है, कैडर है, वो एक दूसरे के साथ में एकजुटता के साथ में जुड़ा हुआ है। कहीं भी किसी प्रकार की गुटबाजियां नहीं है और इस प्रकार की उन सब चीजों की तो कहीं कोई गुंजाइश भी नहीं है। अब चूंकि उपचुनाव है, 10 सीटों पर है, तो हमारे जितने भी वरिष्ठ नेता जो हैं, मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री और प्रदेश अध्यक्ष, ये अपने अपने क्षेत्र जो इन्होंने बांटी है सीटें, उस पर काम करेंगे और बाकी सभी कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी के उनके साथ में पूरी तन्मयता के साथ को सीट को जिताने के लिए पूरा प्रयत्न करेंगे। हम हर समय चुनावी मोड में रहते हैं और मैं ये नहीं मानता कि कहीं कोई कार्यकर्ता किसी कार्यकर्ता के कारण से चुनाव में लगता है। हर कार्यकर्ता जो है वो भारतीय जनता पार्टी का नहीं, बिल्कुल चुनावी मूड में तो बीजेपी लोकसभा चुनाव में भी थी। जाटव जी, वो किसी से छिपा नहीं है, चुनावी मूड में तो बीजेपी लोकसभा चुनाव में भी थी। खैर कुरैशी जी, आपके पास आना चाहूंगी। सवाल यही, जिस तरह से जाटव जी कह रहे हैं, बीजेपी में किसी तरह की अंतरकलह नहीं है, संगठन पूरी तरह से मजबूत है, सरकार पूरी तरह से मजबूत है और मिलकर चुनाव अच्छे से लड़ेंगे। देखिए, मेरी शुभकामनाएं इनके साथ। लेकिन जैसा कि हम लोगों ने देखा 2017 के चुनाव में, 2017 उत्तर प्रदेश का चुनाव हुआ विधानसभा का, तो केशव प्रसाद मौर्य जी उस वक्त विधानसभा अध्यक्ष हुआ करते थे और जब वो बहुमत के साथ भाजपा जीत कर आई तो उनको ये उम्मीद थी कि मुख्यमंत्री वो होंगे, लेकिन वो बेचारे मुख्यमंत्री तो नहीं बन पाए, इसी तरह से उप मुख्यमंत्री बन गए। उसके बाद क्या होता है, इलाहाबाद की सीटें वो हार जाते हैं, फिर अभी लोकसभा में भी हमने देखा वो हार गए। और राजनीति में हारे हुए खिलाड़ियों की कोई गुंजाइश रह नहीं जाती, ना उनकी चलती है, ना उनकी मानी जाती है, ना उनकी सुनी जाती है। वो फ्रस्ट्रेशन बेचारे निकाल रहे थे, लेकिन उनका फ्रस्ट्रेशन भी नहीं करवाया। नहीं, यही वजह क्या कुरैशी जी की समाजवादी पार्टी की तरफ से मॉनसून ऑफर दिया जा रहा था? नहीं, मॉनसून चल रहा था, मॉनसून ऑफर चलता है, हमारे यहाँ अक्सर होता है, कंपनीज ऑफर देती है, तो हमने भी एक ऑफर दिया मॉनसून ऑफर, 100 लाओ और सरकार बनाओ, जो भी ले आएगा समाजवादी पार्टी उसको अपना समर्थन देके सरकार बना देगी। लेकिन अब क्योंकि देखिए 10 सीटों की बात आ रही, क्योंकि अभी तो लोकसभा में जनता ने संविधान के रक्षकों को जीत उनकी घड़ी में डाल इंडिया गठबंधन और समाजवादी पार्टी को। उन्होंने देखा कि संविधान के रक्षक तो यही लोग हैं, भारतीय जनता पार्टी और के लोग तो संविधान को खत्म करने की बात कर रहे हैं, इनके नेता संविधान को बदलने की बात कर रहे हैं, आरक्षण को खत्म करने की बात। इन चीजों को देखते हुए देश की जनता ने देखा और उत्तर प्रदेश की जनता ने देखा। जाटव जी, जिस तरह से कुरैशी जी भी ये बात मान रहे हैं कि मॉनसून ऑफर दिया, कुछ ना कुछ अंतरकलह थी ना बीच में, संगठन और सरकार के बीच की दूरियां किसी से छिपी नहीं थी। किस चीज का मॉनसून ऑफर दिया और वो है क्या है? मतलब जो है भारतीय जनता पार्टी में, सुन ले मेरी बात, भारतीय जनता पार्टी में कोई एक व्यक्ति के नाम पर चुनाव होता है क्या? और वो जिसको भी जिस किसी के लिए भी वो कह रहे हैं कि भाई आप 100 सीटें लेकर के आओ, भारतीय जनता पार्टी का इस प्रकार का कोई रवैया नहीं है। उन्होंने कह दिया, अभी चर्चा बन गई, नहीं तो कहा कोई जो है सिर्फ अखिलेश जी सुर्खियां बटोरने के लिए उन्होंने कहा, कुछ भी कह सकते हैं। अब ठीक है, इस पर क्या चर्चा करें? हमारे यहाँ इस प्रकार का कहीं कोई रिवायत नहीं। लेकिन जिस तरह से कुरैशी जी, जाटव जी कह रहे हैं, और हमने भी यही सुना था कि भारतीय जनता पार्टी जानी ही अपने अनुशासन को लेकर जाती है, लेकिन यूपी में बीते दिनों जिस तरह से खेला देखने को मिला, केशव प्रसाद मौर्य, ब्रिजेश पाठक सीएम की किसी भी बैठक में शामिल नहीं हुए, क्या कहिएगा? देखिए, योगी जी
काम को नहीं, ये क्या कहेंगे? आपका कुछ सुनना है, ये क्वेश्चन ही आप गलत तरीके से पूछ रहे हैं। कुरैशी जी को क्या मालूम है जो है ना क्यों नहीं पहुंचे? आप गलत जगह पे पहुंच लिया है। और प्रधानमंत्री के चेहरे को यूपी की जनता ने नकारा दिया। योगी जी और मोदी जी जिस तरह से डबल विजन की बात करते थे, डबल विजन इस तरह से टकराए कि यूपी में मोदी जी को नकार दिया गया और योगी जी के कामों को जिस तरह से अपना काम बता के मोदी जी का प्रचार किया जा रहा था, यूपी की जनता ने इसको बर्दाश्त नहीं किया क्योंकि यूपी के लोगों को गुजरात मॉडल नहीं पसंद है। यूपी के लोग गुजरात मॉडल को नहीं पसंद करते कि गुजरात मॉडल में क्या हुआ, कर रहे हैं। अगर आप लोकसभा चुनाव को लेकर के बहुत ज्यादा खुश हैं तो वो केवल आपने जनता को झूठ बोलकर जो है राजनीतिज्ञ नहीं है, केवल आपने एक वर्ग का ध्रुवीकरण करके आपने कुछ वोट हासिल कर दिया जो अब दोबारा नहीं होने वाला। जो आपने झूठा एक लोगों को एक आश्वासन दिया कि 85 रुपए आएंगे, 1 लाख रुपए आएगा, चला जाएगा, इस प्रकार के झूठ के आधार पर आप बेशक से जो है ना चुनाव जीत गए हो, कुछ सीटें जीत गए हो, चुनाव क्या जीत गए, कुछ सीटें जीत गए, मगर तो ये सीटें नहीं, जाटव जी काफी महत्वपूर्ण सीटें जीते हैं। अयोध्या की बात पूरे इलेक्शन कैंपेन में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करते गए और सबसे बड़ी चोट भारतीय जनता पार्टी को अयोध्या नहीं दी ना, सिर्फ झूठ के कारण से। अयोध्या के विषय नहीं है, ये लोग जो है केवल झूठ के कारण से कुछ सीटें जीते हैं। अयोध्या के कारण से पूरा उत्तर प्रदेश नहीं हार गया, पूरा देश नहीं हार गया। झूठ के बल पर लोकसभा चुनाव जीती समाजवादी पार्टी और कांग्रेस, क्योंकि ऐसा जाटव जी बोल रहे हैं। और अब आगे उपचुनाव को लेकर क्या कुछ रणनीति, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से नए प्लान के साथ आगे बढ़ रही है। अब रिया जी आप देखिए, झूठ बोलने में भारतीय जनता पार्टी विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है। इनको अगर सम्राट कहा जाए तो कम भी होगा। बताइए, प्रधानमंत्री 2014 से आज तक लगातार झूठ बोल रहे हैं। सबसे पहले उन्होंने कहा 15 लाख खाते में भेजेंगे, 2 करोड़ नौकरी देंगे। राहुल गांधी जी राहुल गांधी जी राहुल गांधी ने जो बात कही उसको पूरा किया। उन्होंने किसानों के कर्जा माफ करने की बात कही, तेलंगाना सरकार ने कर्जा माफ किया, पेंशन उन्होंने 3 राज्यों में लागू किया। उन्होंने अपनी 20 योजनाओं को बंद करने की बात कही, वो बंद करेंगे जब हमको मौका मिलेगा। ठेकेदारी वाली व्यवस्था विरोधी रहे, मुद्रा में वो झूठ बोले, लगातार कपड़े में चुनाव लड़ते रहे। कभी नहीं उत्तर प्रदेश की जनता अयोध्या से कूद नहीं आपको बेदखल कर दी। आप गलत कर रहे हैं, चुनाव होने ठीक नहीं है। अच्छा उपाध्याय जी, 10 सीटों की अगर बात करें, जिन 10 सीटों पर उपचुनाव होना है, कितनी मजबूती में यहां पर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस, क्योंकि अब सभी की निगाहें इन 10 सीटों पर होगी। ये 10 सीटें जो है बीजेपी के लिए हो चाहे विपक्ष के लिए हो, दोनों के लिए साख और नाक दोनों की लड़ाई है। देखिए, साख और नाक हम लोगों की कोई बात नहीं, इन लोगों की है। संगठन और सरकार में जो द्वंद्व चल रहा है, जो इनके डिप्टी सीएम और तो बात बनती हुई दिखाई दे रही है ना। अब जिम्मेदारी बांट दी है, 2-2 सीटें अयोध्या की मिल्कीपुर हो, कटहरी हो, वो सीएम योगी देखेंगे, फूलपुर हो या मंझावा हो, वो केशव प्रसाद मौर्य देखेंगे। अब तो थोड़ा बात बनती हुई दिख रही है उपाध्याय जी। कहाँ बन रही है? अभी तो केशव प्रसाद जी ने कहा जाति जनगणना होनी चाहिए, आउटसोर्सिंग में आरक्षण होनी चाहिए। जाटव जी जवाब, वो कह रहे बात अभी भी नहीं बनी, मजबूत नहीं है संगठन और सरकार। मन में जो स्टूल पर बैठाए गए वो उनके मन में है, वो निकलने वाला नहीं है। ये चुनाव को देखते हुए बस ये लोग नाटक कर रहे हैं कि हम लोग एकजुट है, लेकिन प्रदेश की जनता जान रही है कि आपस में लड़ रहे हैं। पूरा प्रदेश बाहर से परेशान है, बेरोजगारी से, महंगाई से, उन सबको छोड़कर बस इनको उपचुनाव जीतना है। योगी जी सोच रहे हैं उपचुनाव में हम अधिक सफलता प्राप्त कर लें, जिससे हमारी कुर्सी बच जाए। उधर दियो डिप्टी सीएम दोनों और अमित शाह जी और मोदी जी सोच रहे हैं कि योगी जी चुनाव हार जाए, इनको हटा जाटव जी जवाब।
और 10 केशव प्रसाद मौर्य और भूपेंद्र सिंह चौधरी दोनों ही ऐसे नेता जिनका प्रदर्शन हमने जिस तरह से देखा है खराब ही रहा है। या तो ना ही वो खुद जीत पाए हैं, कई बार उन्हें अपने जीतने में भी मुश्किल हुई है, चुनौती देखनी पड़ी है औरों को जिताने में भी। ऐसे में जिस तरह से बंटवारा किया गया है, 2-2 सीटें बांटी गई। जवाब दीजिए जाटव जी। देखिए, आप इस चीज को क्यों नहीं समझ रहे कि हमारे यहाँ पर व्यक्ति के साथ में संगठन नहीं चलता है। पार्टी संगठन जो है वो पार्टी के नाम पर चलता है। पार्टी के नाम पर कोई भी चुनाव लड़ने के लिए आएगा, कार्यकर्ता हमारा उसके साथ काम करेगा। उसमें चाहे केशव प्रसाद मौर्य हो या चाहे कोई और, उसका कोई फर्क नहीं पड़ता। हम लोग अपने कार्यकर्ता को नहीं, हम अपने पार्टी को और अपने सिंबल को पहचानते हैं और यही इसी आधार पर पूरे देश के अंदर हमारे कार्यकर्ता अपने चुनाव में लगते हैं। ठीक है, हमारे ये जो वरिष्ठ नेता हैं बड़े ओहदे पर हैं, तो वो अपने अपने क्षेत्रों को जो उनको जिम्मेवारी दी गई है वो वहां पर अपना काम देखेंगे, मगर काम जो है वो हमारे कैडर ने, हमारी टीम ने करना है, हमारे वर्कर ने करना है और इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कौन आता है। जब लोकसभा चुनाव में बीजेपी का प्रदर्शन निराशाजनक रहा तो सबने ठीकरा फोड़ दिया भूपेंद्र सिंह चौधरी और सीएम योगी आदित्यनाथ के ऊपर। कोई ठीकरा नहीं फोड़ा गया, नहीं ऐसा देखिए, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को लेकर काफी सवाल उठाए गए थे उस वक्त पर। क्या यही वजह कि ये नया प्लान तैयार किया गया कि सबको 2-2 सीटों की जिम्मेदारी बांटी गई है कि जो जिस सीट पर हारेगा उसके जो जिम्मेदारी वहां पर संभाल रहा है उस पर अब हार का ठीकरा? कुरैशी जी, क्या यही वजह है इस प्लान की? मैं 2009 से 2012 तक उत्तर प्रदेश का प्रभारी रह चुका हूं। मैं बहुत अच्छी तरीके से काम करने की शैली को जानता हूं, किस तरीके से काम को बांटा जाता है और किसकी क्या जिम्मेवारी है। अपने अपने क्षेत्र में हर एक कार्यकर्ता की जिम्मेवारी है, किसी एक व्यक्ति की कोई जिम्मेवारी का विषय नहीं है। और मैं बता रहा हूं कि हम सभी कार्यकर्ता अपने अपने सीटों पर जो जिसके क्षेत्र की है वहां पर पूरी तरीके से काम करेंगे। कोई भी व्यक्ति आकर के प्रभारी बनता है उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है कुरैशी जी, जाटव जी तो बोल रहे हैं पूरी मजबूती के साथ चुनाव लड़ेंगे, अब जो थोड़ा बहुत खिटपिट भी थी वो दूर हो चुकी है, अब मजबूती के साथ आगे बढ़ेंगे। समाजवादी पार्टी का क्या स्टैंड? देखिए, जाटव जी वरिष्ठ हैं और उनका सम्मान करते हुए हम ये बात कहना चाहते हैं कि जैसा कि जाटव जी ने कहा कि झूठ के सारे चुनाव लड़े और जीत गए। जाटव जी, झूठ तो देखिए सबसे बड़ा था 15 लाख का 2 करोड़ नौकरियों का, किसानों की आय को दोगुना करना, किसानों के कर्जों को माफ करना। लेकिन उनके बेचारों के कर्ज का नहीं माफ हुए, लेकिन उद्योगपतियों का करोड़ों करोड़ रुपया सरकार ने माफ कर दिया गया। जब उनसे सवाल किया जाता है तो दाएं बाएं बंगले झाड़ते हैं। यहाँ पर उत्तर प्रदेश की जनता और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी ने जिस तरह से उनके ऊपर अंकुश लगाने की कोशिश की गई, उनके कामों को अपना काम बता के केंद्र की सरकार ने भुनाने की कोशिश की, योगी जी के खिलाफ मोदी जी के चेहरे को इस्तेमाल करने की कोशिश की, उस इनकी योजना को उत्तर प्रदेश की जनता ने नकार दिया। और रही बात अब चुनाव की, ये 2 सीट बांटे, 4 सीट बांटे, 6 सीट बांटे, जनता इनको कुछ देने वाले नहीं है। जनता ने मूड बना लिया है क्योंकि इनके जिस तरह से लोगों ने, इनके नेताओं ने कहा था कि हम 370 पार आ रहे हैं और उसके बाद हम संविधान को बदलने का काम करेंगे, और जनता ने देखा कि बावजूद तो बड़ा बुरा होने जा रहा है। और संविधान रक्षक के तौर पर उन्होंने श्री अखिलेश जी को और आदरणीय राहुल गांधी जी को देखा और इंडिया गठबंधन के ऊपर मुहर लगाते थे। नहीं जाटव जी, जिन 10 सीटों पर चुनाव है उसमें अयोध्या की मिल्कीपुर भी शामिल है और अयोध्या ने सबसे ज्यादा चोट जो है बीजेपी को दी। अब क्या उस चोट का जवाब यहां पर समाजवादी पार्टी से लिया जाएगा? देखिए, मैंने कहा ना कि हम अपने सभी विधानसभा पर पूरी एहतियात के साथ में काम करेंगे, सबके साथ में जिस तरीके से पहले भी संपर्क कर रहे थे। मैं ये समझता हूं कि इस बार इनका जो झूठ है वो पूरी तरीके से उजागर हो गया है और इस कारण से जो है चुनाव वो हमारे पक्ष में आएगा और हम ज्यादातर अधिकांश सीटें जो हैं वो जीतेगी। कुरैशी जी, जिस तरह से अवधेश प्रसाद की जीत के बाद अब वो राजा बने फिर रहे हैं, अखिलेश यादव के बगल में बैठ रहे हैं, राहुल गांधी के बगल में बैठ रहे हैं, मिल्कीपुर सीट की बात करें, काफी टक्कर का मुकाबला क्योंकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वहां अभी से काम करना जो है शुरू कर दिया है, क्या कहिएगा? देखिए, अवधेश प्रसाद जी को अगर बगल में बैठा के एक दलित नेता को सम्मान दे रहे हैं अखिलेश यादव जी, तो बीजेपी वालों को खटकना नहीं चाहिए। क्योंकि प्रभु श्री राम की नगरी ने इनको जब नकार दिया कि
इनके कामों को नकार दिया, इनके मामलों को नकार दिया, क्योंकि इनके झूठ को नकार दिया। अब उस अवधेश प्रताप जी को जब हमारे नेता श्री अखिलेश यादव जी अपने बराबर में बैठा रहे हैं, तो ये तो अखिलेश जी का बड़प्पन है कि वो एक अपने नेता को अपने समकक्ष बैठा रहे हैं जो कि उनसे सीनियर ही है, और इसमें कोई बुराई नहीं है। अवधेश जी ने इतना अच्छा परिणाम दिया है वहां पर, और जनता के दिलों में राज करते हुए उन्होंने जिस तरह से जीत हासिल की है, मिल्कीपुर में देखिए नहीं वो ठीक है, लेकिन अगर मिल्कीपुर में जिस तरह से बीजेपी ने तैयारियां शुरू कर दी अभी से, मिल्कीपुर अगर बीजेपी जीत जाती है तो समाजवादी पार्टी के लिए भी वो काफी ज्यादा एक खिरकिरी की बात हो जाएगी। मैडम तैयारी तो उन्होंने लोकसभा में कर रखी थी, पूरी उत्तर हिंदुस्तान गवर्नमेंट की, भारत सरकार की पूरी कैबिनेट उत्तर प्रदेश में लगी थी। पूरे भारत के जितने भी राज्य हैं उनके मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश में लगे थे, उसके बावजूद यहाँ की जनता ने इनके गुजरात मॉडल को नकार दिया। गुजरात मॉडल उत्तर प्रदेश में नहीं चलेगा। जाटव जी जवाब, कुरैशी जी यही कह रहे तैयारियां तो लोकसभा चुनाव में भी थी। देखिए कुरैशी जी जिस तरीके से बात कह रहे हैं कि एक अनुसूचित जाति के व्यक्ति को साथ में बैठा करके कितना उपकृत किया, मतलब आज भी इनके मन में किसी अनुसूचित जाति के व्यक्ति के साथ में किस प्रकार की दुर्भावना है कि अगर उसके साथ दिया है तो जो है वो कर दिया है। क्या वो सांसद नहीं है? क्या वो सांसद नहीं है? उन्होंने कहा कि दलित व्यक्ति को बैठा दिया, मतलब क्या होता है ये आप आज भी मानसिकता के साथ में एक व्यक्ति को बैठा रहे हैं कि इस प्रकार का कोई नाम ध्यान में। जाटव जी कैसे बात करें, आपको पता नहीं पीडीए की फॉर्मूला को लेकर समाजवादी पार्टी आगे बढ़ी। जाटव जी पीडीए के फॉर्मूले को लेकर समाजवादी पार्टी आगे बढ़ी, और अयोध्या में जिस तरह से दलित युवती के साथ दुष्कर्म होता है, गैंगरेप होता है, उसमें भी तो समाजवादी पार्टी वालों का स्टैंड सामने आया था। अरे सुने मेरी बात प्रिया जी, इंसान से इंसान किस प्रकार नफरत कर रहा है, ये मानसिकता इनकी जो है इसे पीडीए और जो अपने साथ में पूर्वाग्रह से ग्रसित होकर के बैठाना कि हाँ भाई किसी नीच आदमी को बैठा रहे हैं, इसको उपकार कर रहे हैं, ये क्या ये इस तरीके से चलेगा क्या? अरे आप के साथ बैठा हुआ है वो दुर्भाग्य है कि बिल्कुल जाटव जी समाजवादी पार्टी का पीडीए वहीं पर सामने आ गया था अयोध्या गैंगरेप केस में। ठीक है, अछूत नहीं है, ठीक है, मगर आप कौन सा व्यवहार कर रहे हैं? और अंसारी जी कैसे कह रहे हैं कि एक दलित को साथ में बैठा करके अखिलेश जी बैठ रहे हैं? अरे का मतलब आप इस तरीके से साथ में रखते हैं, सांसद के साथ भावना रख रहे हैं, ये आपका सामाजिक न्याय है? आप इस तरीके से व्यवहार करेंगे और एक पर्टिकुलर कम्युनिटी के व्यक्ति के साथ में वो हमेशा ऐसे ही रहेगा जिसको जिस तरीके से आप बात कर रहे हैं अपने साथ बैठा तो बहुत बड़ा उपकार कर दिया। सांसद जीत करके आए हैं, आप इतनी हे दृष्टि से अपने सांसद के बारे में जो बखान कर रहे हैं ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। इस तरीके से सामाजिक न्याय तो नहीं होगा। ठीक है उपाध्याय जी, जिस तरह से 10 सीटों पर उपचुनाव किस तरह से आगे उत्तर प्रदेश की सियासत की फिजा जो है मोड़ सकता है, क्योंकि काफी महत्वपूर्ण है 10 की 10 सीटें। कांग्रेस की बात करें किस तरह से तैयारी, और जिस तरह से बीजेपी ने अभी से तैयारियां शुरू कर दी हैं, क्या कहिएगा बीजेपी के इस नए फॉर्मूले को लेकर जिस तरह से 2-2 सीटें बांटी गई हैं? रिया जी इन्होंने तो यही तैयारी शुरू कर दिया है कि अभी हम कहीं देख रहे थे कि उन्नाव की महिला को न्याय न मिलने पर उसने आत्मदाह कर लिया मुख्यमंत्री आवास के सामने। ठीक है, दूसरी बात जो लखनऊ में पानी वो किसी नदी या नाला में लेकर आरोप हुआ था उस महिला से साथ छेड़छाड़, उसका पता चल रहा है कि समाजवादी पार्टी के पदाधिकारी ने बच्ची के साथ बलात्कार किया, उसके बारे में ध्यान है उपाध्याय जी? 15 लोगों नहीं, आप उन्नाव की बात करेंगे, उन्नाव की महिला की बात करेंगे उपाध्याय जी, तो आपने अयोध्या की महिला की बात करी जिस नाबालिग लड़की के साथ गैंगरेप हुआ। देखिए गैंगरेप किसी के साथ होता है, नहीं किसी के साथ क्या मतलब, किसी के साथ क्या मतलब? आपका पदाधिकारी है वो गलत है, उसका पदाधिकारी है जो किसी के साथ क्या मतलब? आपका पदाधिकारी किसी बच्ची के साथ में जो है ना आपका उसके साथ रेप करेगा और आपके मुंह से एक शब्द नहीं, तो आप 2 अलग-अलग महिलाओं को अलग-अलग तराजू पर तोलेंगे यहाँ पर उपाध्याय जी? नहीं, तो आपने उन्नाव की महिला का जिक्र करा, तो आप अयोध्या में जिस युवती के साथ गैंगरेप हुआ उसका जिक्र क्यों नहीं? ये कैसी राजनीति? मैं तो कह रहा हूँ नहीं रिया जी,
ये सरकार जिस तरह से वो चुनाव सरकार ने नहीं, आपके पदाधिकारी ने किया है भैया, आपके पदाधिकारी ने रेप किया, सरकार का कोई रोल नहीं है, आपका पदाधिकारी रेप कर रहा है, आपके पदाधिकारी ने रेप किया उस बच्चे के साथ में, और एक दिन में कई महीने तक उसके साथ में रेप किया है। उसको सही आपको मालूम है उपाध्याय जी, आप जो बात कर रहे हैं, आपका पदाधिकारी, आपकी पार्टी का पदाधिकारी वो रेप कर रहा है और आप उसको बचाने की बात कर रहे हैं। आप दूसरी जगह पे ध्यान भटकाने की कोशिश कर रहे हैं, आप उसका डीएनए कराने की बात कर रहे हैं। क्या आपके शासन में जब रेप होते थे तो सबसे डीएनए कराते थे क्या आप? आप संगठन के साथ में ये कहा गया कि ये रेप करने वाले लोग हैं, ये गुंडे लोग हैं, ये दंगाई लोग हैं, आप दोनों मिलकर के इसी काम को अंजाम दे रहे हैं। और आज तो दिखाई दे रहा है, क्योंकि आप ऐसे सीटों पर जीत करके आने आप कुछ भी कर सकते हैं, और अगर कोई पूछेगा तो डीएनए टेस्ट कराओ का काम करते हैं, ढीठ और निर्लज आप है, अभी शर्म आती है आपको ऐसा बयान देने से पहले, और आज टीवी पे बैठ करके आप तमाम बातें कह रहे हैं, इधर की और उधर की बात कह रहे हैं, ये नहीं मालूम कि बच्चे की इज्जत किससे होती, उसके बारे में आपसे एक शब्द नहीं निकल रहा है। दोषी है उसमें एक यादव का नाम विधानसभा में कर दिया और एक जो है मुसलमान का नाम पढ़ दिया, जबकि उसमें तो अन्य बिरादरी के जब किसी ने किया है तो उसका नाम भी पढ़ा जाएगा, उसका बैनर और पोस्टर भी लगाया जाएगा, उसके मकान को कुछ भी किया जाएगा, और जो अवैध स्थान है उसको तोड़ा भी जाएगा। जा रहे हैं इस तरह से समाज को बांटने का काम। ऐसा नहीं करो उपाध्याय जी, अपराधियों का साथ इतना नहीं दो कि आप जो है अपनी प्रवृत्ति दिखाएं, क्योंकि आपकी प्रवृत्ति अपराध और अपराधियों को ही संरक्षण देने की है। अपराध करना आपकी क्वालिटी है और अपराधियों को संरक्षण देना आपकी समय की कमी है। ठीक है, तो जाटव जी, उपाध्याय जी और कुरैशी जी, आप तीनों का ही बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, प्रोग्राम का हिस्सा बनने के लिए। तो यूपी में जिस तरह से अब 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होना है, इसको लेकर पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी ने तैयारी शुरू कर दी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने चुनाव की कमान अपने हाथों में ली है और हर 5 बड़े टॉप 5 नेता को 2-2 सीटें बांट दी है। हालांकि इसके बाद जिस तरह से बीजेपी अपनी साख बचाने के लिए ये चुनाव लड़ेगी, वहीं समाजवादी पार्टी कितना अपने बेहतर प्रदर्शन को यहां पर दोहरा पाती है, उसी पर सभी की निगाहें। और इन 10 सीटों से ये चैलेंज जो है क्या असर यूपी की सियासत पर डालता है, वो वक्त बताएगा। इसी के साथ इस कार्यक्रम में फिलहाल के लिए सिर्फ इतना ही। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, बने रहे इंडिया वॉइस के साथ। Thank you.